नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने पार्टी हाईकमान से कहा है कि उनको इस पद से मुक्त कर दिया जाए, जिससे वो विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से पार्टी के काम में लग सके। अब इसकी तरह तरह से व्याख्या की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है, जो खासतौर से फडणवीस के विरोधी हैं, उनका कहना है कि इससे पहले कि उनके इस्तीफे की मांग होती, दबाव बढ़ता, उन्होंने उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए ऐसा किया है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने इस हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है और उसको सुधारना चाहते हैं विधानसभा चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस से। कुछ लोगों का कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। अब इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, ये मैं नहीं जानता, इसलिए इसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन महाराष्ट्र की बात आज कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी ने जितने प्रयोग पिछले 5 साल में किए, किसी राज्य में नहीं किए। और उन प्रयोगों का नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी परफॉर्मेंस लोकसभा में 2009 की परफॉर्मेंस के पास पहुंच गई, बल्कि उसके बिल्कुल बराबर पहुंच गई। 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9 लोकसभा सीटें मिली थी। इस बार पार्टी 28 सीटों पर लड़ी। वो 2019 में वो 25 सीटों पर लड़ी थी और 23 जीती थी। इसी नाते गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीटें ली। अब देखिए कैसे एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी का कैलकुलेशन, उसका गणित, उसकी रणनीति महाराष्ट्र में गलत होती गई। गलती की कुछ लोग शुरुआत मानते हैं शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने से, लेकिन मेरा मानना है कि जो चुनाव के परिणाम आए हैं उससे लगता है कि एकनाथ शिंदे ने कोई वंश परंपरा न होते हुए भी, बाला साहब ठाकरे के परिवार के न होते हुए भी उद्धव ठाकरे से बेटर परफॉर्म किया है। शिंदे को गठबंधन में 15 लोकसभा सीटें मिली थी और 7 पर उनकी पार्टी जीती है, यानी स्ट्राइक रेट लगभग 50% का है। बीजेपी 28 में से 9 जीती है, यानी 33% से भी कम का स्ट्राइक रेट है। और कहाँ 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। तो ये है बीजेपी की महाराष्ट्र में गिरावट। बीजेपी के पास कोई मराठा लीडर नहीं है, ये सबको मालूम है। इसी कोशिश में एकनाथ शिंदे को लाया गया, इसी कोशिश में अशोक चव्हाण को लाया गया, इसी कोशिश में एनसीपी को तोड़कर अजित पवार को लाया गया। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ज़्यादा हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक दृष्टि से शिवसेना को तोड़ने के अलावा जितने कदम उठाए उसने सब गलत पड़े। और ऐसा लगता है कि जैसे बिना सोचे समझे वो प्रयोग करती जा रही थी पार्टी, और इसकी चिंता ही नहीं थी कि इनका परिणाम क्या होगा। मेरी नज़र में सबसे बड़ी गलती थी एनसीपी को तोड़कर अजित पवार को साथ लाना। अजित पवार का एनसीपी में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल था, भूमिका थी, वो संगठन की थी। और वो मास लीडर नहीं है, ये इस चुनाव ने साबित कर दिया। शरद पवार का जो फैक्शन है, उसने अजित पवार के फैक्शन से बेहतर परफॉर्म किया। उसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को 48 में से 30 सीटें मिली लोकसभा की। इतनी सीटें कभी एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको कभी नहीं मिली। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनको कितना फायदा हुआ। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर जो आंदोलन चला, कहा जाता है कि शरद पवार ने चलवाया था। और जिस तरह से वो ख़त्म हुआ, जिस तरह से लग रहा था, उससे शायद बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। उसका फ़ायदा शरद पवार को हुआ। शरद पवार की बिछाई हुई बिसात थी, उसमें बीजेपी फंसी और अंधे मुँह गिरी। महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी, जिसने इतनी मेहनत से 2014 और 2019 दोनों चुनावों में, बल्कि कहें चारों चुनावों में, 2014 और 2019 में लोकसभा और विधानसभा, इन 4 चुनावों में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की, जो 2014 के चुनाव से पहले नंबर 4 पर थी। तो ये मोदी का मैजिक था। अब सवाल यह है कि मोदी का मैजिक क्यों नहीं चला। मोदी का मैजिक नहीं चला, महाराष्ट्र की राजनीति शुद्ध रूप से जाति पर चली गई और कोई मुद्दा नहीं चला।
जातियों का जो विभाजन हुआ, जिस तरह से हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी घाटे में आ गई और जिन नेताओं को इंपोर्ट करके लाई थी वो एसेट बनने की बजाय लायबिलिटी बन गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास समय बहुत कम है और ख़ास तौर से मुंबई का जो रिज़ल्ट आया है उसको देखते हुए लगता है कि मुंबई में अब भी उद्धव ठाकरे का दबदबा कायम है, उसको तोड़ने में पार्टी कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन एक चर्चा और चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए, जिसके बारे में बीच चुनाव में जेपी नड्डा ने, पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अब बीजेपी इतनी शक्तिशाली हो गई है, उसे आरएसएस की मदद की ज़रूरत नहीं है। उसी आरएसएस की मदद लेने की कोशिश हो रही है। ये मैं किसी सूचना के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, जो चर्चाएं चल रही हैं उनके आधार पर कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे को फिर से भाजपा के साथ लाने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है इस लोकसभा चुनाव के नतीजे से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव कुछ महीने बाद होने जा रहा है, उसमें उसकी दुर्गति होने वाली है, वो बुरी तरह से हारने वाली है। तो जो रिजल्ट लोकसभा का आया है उससे बहुत अलग विधानसभा का आएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। एकनाथ शिंदे जो है वो पार्टी के लिए एसेट साबित हुए हैं। बाकी जिनको भी लाए, खास तौर से अजीत पवार को लाने से आप देखिए नुकसान कितना बड़ा किया पार्टी ने अपना। उसका राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान था, जो मुहिम थी, उसको सबसे बड़ी चोट अगर लगी, मेरा मानना है, तो वो अजीत पवार को लाने से लगी। जिस अजीत पवार के भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक बोल रहे थे, जिसके बारे में, अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की एक सभा में जिक्र किया अजीत पवार के भ्रष्टाचार का, उसके कुछ ही दिन बाद अजीत पवार को गाजे बाजे के साथ पार्टी अपने साथ लाई, गठबंधन में लेकर आई। तो अजीत पवार क्या लेकर आए? वो अपने चाचा शरद पवार का जो तिलिस्म है उसको तोड़ नहीं पाए। वो बारामती, जहां उनका खड़ा किया हुआ संगठन है, जहां माना जाता था कि अजीत पवार के कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वहां से अपनी पत्नी को भी नहीं जिता पाए। अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ उनको मैदान में उतारा और फिर भी जो है सुप्रिया सुले को हरा नहीं पाए। शरद पवार ने इसके विपरीत, आप उनकी मेहनत अगर देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि 80 साल से ऊपर का व्यक्ति बारामती में घर घर गया, जितने लोगों को जानते थे उन सब के घर व्यक्तिगत रूप से शरद पवार गए, वोट मांगने के लिए गए और अपनी बेटी को जिताने के लिए गए। और उनकी जो मेहनत थी और उनका जो इमोशनल कनेक्ट था लोगों से, वो उनके काम आया। अजीत पवार का क्या कनेक्ट है? अजीत पवार की जो ख्याति है वो क्या है? वो लोगों के काम कराते हैं, लोगों को कमाई का मौका दिलाते हैं, ठेका दिलाते हैं, पट्टा दिलाते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते हैं, कोऑपरेटिव्स में जो है उनको समायोजित करते थे। ये काम अजीत पवार का था, यानी सीधा सीधा ट्रांजैक्शनल उनकी रिलेशनशिप थी कि हम तुम्हारा काम कराएंगे, तुम हमको वोट दो। तो लोगों को ये समझ में आ गया कि जो है अगर वोट नहीं देंगे तो क्या होगा, ये काम नहीं कराएंगे। लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के अलावा एक मुद्दा अगर किसी और राज्य में चला तो उसका नाम है महाराष्ट्र। और बल्कि मैं कहूँगा कि इस मुद्दे के असर की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। ये जो कांग्रेस पार्टी ने चलाया, विपक्षी दलों ने चलाया ये अभियान कि भारतीय जनता पार्टी अगर बड़े बहुमत से आ गई, 400 पार पा गई, तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। तो आपको मालूम है दलित आंदोलन का एक लंबा इतिहास है महाराष्ट्र में। मराठा और दलितों का टकराव भी इसमें एक फैक्टर है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये मुद्दा नीचे तक पहुंच गया। और उत्तर प्रदेश की ही तरह महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। प्रधानमंत्री की ओर से जो कोशिश हुई, इसको दूसरा स्वरूप देने को, दूसरा मोड़ देने की कोशिश हुई कि दरअसल हम इसलिए चाहते हैं इतनी सीटें ताकि इनको मुस्लिम आरक्षण देने से रोक सके, पिछड़ों और दलितों का आरक्षण का कोटा काटकर मुसलमानों को देने से रोक सके। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था
कि अति पिछड़ों और दलितों को इस बात से मतलब नहीं है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलता है या नहीं। उनको मतलब है कि उनका आरक्षण का जो कोटा है वो बरकरार रहेगा कि नहीं। इसमें संदेह पैदा करने में कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे और खासतौर से शरद पवार तीनों कामयाब रहे। तीनों ने इसमें सफलता पाई कि इस मुद्दे को नीचे तक ले गए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की दूसरी रणनीतिक भूल, वो एक मुगालते में ऐसा लगता है पार्टी जी रही थी। उसने मान लिया कि जो उत्तर भारत में हो रहा है वही महाराष्ट्र में होगा, और पिछले चुनाव के अनुभवों से उसे लगा कि ये स्थायी रूप से मान्य हो गया है कि भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होगी तो भाजपा ही जीतेगी। ये बात बिल्कुल सही होती अगर गठबंधन पिछला पुराना बना रहता भाजपा शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो लोग दोनों को बहुत फर्क करके नहीं देखते। एनसीपी कांग्रेस से ही निकली हुई है। शरद पवार की पहचान कांग्रेस के नेता के रूप में ज़्यादा रही है, एनसीपी के नेता के रूप में तो अब बनी है। तो हुआ ये कि बीजेपी ने इसी मुगालते में ये तय किया कि वो अधिकतम सीटें वो लेगी, उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। तो सहयोगी दल इसके लिए तैयार हो गए। सहयोगी दल तैयार हो गए। बीजेपी ने अपने अधिकतम उम्मीदवार जो है कांग्रेस के खिलाफ खड़े किए। उसका असर ये हुआ कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपनी पार्टियों का पूरा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कराया। तो कांग्रेस को अतिरिक्त वोट मिले। शरद पवार के वोट तो उसको पहले भी मिलते रहे, इस बार एक जो है इमोशनल वोट भी मिला उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं, मतदाताओं, समर्थकों का, और उद्धव ठाकरे का वोट जुड़ गया उसमें, और मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर बड़ी संख्या में पड़ा, वो गया कांग्रेस पार्टी को। और उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस राज्य में लोकसभा चुनाव में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई और भारतीय जनता पार्टी खिसक कर नीचे आ गई, 2009 की स्थिति में आ गई। अब सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि किसने ये रणनीति बनाई, किसने इस रणनीति पर अमल किया, किसने इसका असेसमेंट किया, कैसे। बीजेपी के संगठन के बारे में कहा जाता है कि उसका फीडबैक का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी को न तो उत्तर प्रदेश में पता चला, न महाराष्ट्र में पता चला, न राजस्थान में पता चला। कम से कम इन 3 राज्यों की बात करें और हरियाणा को भी इसमें जोड़ सकते हैं तो 4 राज्यों में भाजपा को ये पता ही नहीं चला कि ज़मीन पर क्या बदलाव हो रहा है। तो या तो उसका फीडबैक का सिस्टम जो है पूरी तरह से फेल कर गया है, या फीडबैक के सिस्टम पर भरोसा नहीं किया गया। जो फीडबैक मिल रहा था उस पर यकीन नहीं किया गया। यही 2 बातें हो सकती हैं, तीसरी बात तो हो नहीं सकती। और दूसरा, जो ये एजेंसीज पर, जो सर्वे एजेंसी हैं, उन पर अति निर्भरता, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ी है। उसके अपने संगठन की और उसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो फीडबैक का सिस्टम है, वो 2 मिलकर ज़्यादा प्रभावी होते थे, ज़्यादा ज़मीन के करीब होते थे। उसका वो जो फीडबैक मिलता था, उसके आधार पर जो कोर्स करेक्शन होता था, उसका फ़ायदा भाजपा को मिलता था, जो इस चुनाव में मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। या तो जिस तरह का रवैया बीजेपी लीडरशिप का था आरएसएस के प्रति, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से स्पष्ट होता है, उसके कारण संघ के लोगों ने फीडबैक देना ही बंद कर दिया, या उनके फीडबैक पर बीजेपी के नेताओं ने भरोसा नहीं किया कि इनको ज़मीन की हकीकत नहीं है। ये एक दंभ जो है भाजपा में आ गया था कि राजनीति हम जानते हैं, संघ के लोग राजनीति क्या जानते हैं। ये स्वयंसेवक हैं, ये समाज सेवा में लगे हैं, इनका राजनीति से कोई सीधा नाता नहीं है, तो राजनीति के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, कम से कम हमसे ज़्यादा तो नहीं जानते हैं। जब इस तरह का दम आ जाता है तब फिर समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जो भाजपा के लिए शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इसका उदाहरण है, और राजस्थान को भी जोड़ लीजिए। चारों राज्यों में जो दिखाई दे रहा था लंबे समय से, जिस तरह का परिवर्तन आप विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, इन 2 राज्यों में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में,
जिस तरह के संकेत मिल रहे थे उसके आधार पर कोई कोर्स करेक्शन करने की कोशिश नहीं हुई। फिर एक मुगालता कि ये हमारी सारी कमी जो है वो मोदी जी के नाम पर ढक जाएगी। इसकी हर चीज़ की एक सीमा होती है। 4 चुनाव में ऐसा हुआ। आपके खराब उम्मीदवार को भी लोगों ने वोट दिया, आपके निकम्मे जो सांसद और विधायक थे उनको भी लोगों ने वोट दिया, लेकिन लोगों ने देखा कि ये तो आपकी आदत बनती जा रही है। आप जो मतदाता है, जो आपका समर्थक है, उसके विरोध को, उसकी नाराज़गी को कोई महत्व ही नहीं दे रहे। तो उसने इस बार एक तरह का सबक सिखाने का फैसला किया और कोई शोर नहीं मचाया, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा सामने दिखाई नहीं दिया विरोध। चुपचाप जाकर वोट डाल दिया कि इस बार जो है सबक सिखाना है। बाकी सब चीज़ें भूल गया, वो हिंदुत्व भूल गया, वो विकास भूल गया, वो लाभार्थी भूल गया, वो दुनिया में जो भारत की छवि बढ़ाने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने उसको भूल गया, नरेंद्र मोदी की नीतियों को भूल गया, उन्होंने देश के लिए और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने के लिए जो किया उसको भूल गया, देश में जो सुरक्षा का माहौल बनाया उसको भूल गया, सीमाओं की सुरक्षा को जिस तरह से सुदृढ़ किया उसको भूल गया, सब कुछ भूल गया। 2 चीज़ें याद रहीं, एक आरक्षण और जाति, और दूसरा उसको सबक सिखाना था भाजपा के इन घमंडी नेताओं को और ख़ास तौर से जनप्रतिनिधियों को। जनप्रतिनिधियों से उसका रोज़ का साबका होता है, उनका अहंकार उसे बर्दाश्त नहीं होता। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि डेमोक्रेसी में जनता नेता को अहंकारी होते हुए नहीं देखना चाहती। वो उसकी सब बुराइयां बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसका अहंकार बर्दाश्त नहीं करती है। और यही दिखाई दिया इस गलतफहमी ने कि अब हम अपराजेय हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को इस दुर्दशा में पहुंचा दिया। अगर अब भाजपा चेती नहीं और कोर्स करेक्शन नहीं किया तो आने वाला समय और ख़राब हो सकता है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को ये बात समझ में आएगी। जो लोग इसे सुधार सकते हैं, जिनमें ये क्षमता है सुधारने की, वो इस बारे में ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कोर्स करेक्शन की। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।